ऐसा नहीं है कि डॉक्टर से अगर टाइम मांगे तो डॉक्टर इनको नहीं देगा। ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार जाने की स्थिति में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उस देश में जहाँ जाना है इनको वहाँ अराजक की स्थिति पैदा हो गई कि कैसे जाएंगे। 17 तारीख को जो नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से एक बड़ी बैठक बुलाई, इमरजेंसी बैठक बुलाई। इस बैठक में देश भर से लोग होंगे, लेकिन बिहार को विशेष रूप से बुलाया गया। बिहार में जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो होंगे, प्रदेश के अध्यक्ष होंगे। निश्चित रूप से आप समझिए कि ऐसी स्थिति में जब सांप्रदायिकता की बात करेंगे, जब हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि वो एनडीए में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहने वाले। जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें अगर आप वर्तमान परिस्थिति को देखें और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखें तो आप अगर हरियाणा की बात करते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 टर्म से सरकार है, वहां लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें मात्र आई। सब लोग तैयारी कर रहे हैं 4 राज्यों में चुनाव का, अचानक से बिहार में चुनाव हो जाए तो अब क्या करेंगे। नीतीश तो हमेशा तैयार हैं और उधर से तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से तैयार हैं और कांग्रेस भी उसका इंतजार कर रही है। इस बदली हुई परिस्थिति में एक बात आप सीधी तौर पे समझ लीजिए कि 17 अगस्त को मोदी की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये चर्चा गरम है। एक बार फिर आप सभी दर्शकों के बीच हम सुबह सवेरे आ गए हैं बिहार के राजनीति माहौल को टटोलने। बाबा आप सभी दर्शकों के बीच हैं और ये बताएंगे कि क्या चल रहा है। चर्चा गरम में चर्चाएं चल रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार, वो जल्द ही टूट के कगार पर है। क्या वाकई में ऐसा है? क्योंकि बिहार की राजनीति में तो बातें चली रही हैं, दिल्ली की राजनीति में भी खूब इस बात की चर्चा है कि नरेंद्र मोदी तैयारी में जुट गए हैं। उनको भनक लग गया है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो घर की दीवारों को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया है। एक एक ईंट निकालना शुरू कर देगा तो घर भर भरा के गिर जाएगा। लेकिन इस घर को बचाना कैसे है? तो सीमेंट, बालू, गिट्टी लेकर के मजबूत करना है और नरेंद्र मोदी ने इसके लिए एक इमरजेंसी बैठक बुला ली है। जी हाँ, आने वाले वक्त में एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। वो बैठक 17 अगस्त को है। 15 अगस्त के बाद, जैसा कि पिछले कई दिनों से हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कुछ बड़ा उलटफेर होने वाला है। 15 अगस्त खत्म, 17 को नरेंद्र मोदी की इमरजेंसी बैठक और 25 का इंतजार मत कीजिए। 24 में ही कुछ बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्या है मामला, चलिए समझते हैं चर्चा गरम में बाबा के साथ। बाबा, एक बार फिर सभी दर्शकों के बीच हम हाजिर हैं सुबह सवेरे। आप तो ये कह रहे थे कि 15 अगस्त के बाद सरकार डगमग स्थिति में आ जाएगी। क्या वाकई में नरेंद्र मोदी को भनक लग गया है और इसलिए उन्होंने इमरजेंसी बैठक बुला ली है? देखिए, इस खबर को शुरू होने से पहले इस विश्लेषण को हम चाहेंगे कि सांस रोक करके बैठिएगा। 72 घंटा बहुत कठिन है इस बिहार की राजनीति पर। अच्छा, मतलब 72 घंटा? निश्चित रूप से बिहार की राजनीति पर बहुत कठिन है 72 घंटा, और आने वाला 72 घंटा इस देश की राजनीति में भी कुछ बड़ा करने जा रहा है। अच्छा। हम जब ये खबर कर रहे हैं उसके ठीक 24 घंटे के बाद झंडोत्तोलन हो चुका होगा। दोनों जगह झंडोत्तोलन हो चुका होगा और दोनों जगह 2 बड़ी बातें होंगी। पहली बात कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 15 अगस्त का झंडा फहरा करके और देश को संबोधित करेंगे। देश को संबोधित करने में वो कौन कौन सी बात कहते हैं, किस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि सदन में उनको इस बार अच्छी तरह से सुनने का मौका किसी को नहीं मिला है। तो निश्चित रूप से वो सारी बातें और आने वाले 1 साल का जो एजेंडा होगा वो 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री कहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ पटना के प्राचीर पर जब झंडोत्तोलन हो रहा होगा तो नीतीश कुमार जो पिछले 2.5 महीने से लगभग चुप्पी साधे हुए हैं, आते हैं, उद्घाटन करते हैं, मीडिया सर करते रहती है और निकल जाते हैं। जबकि नीतीश कुमार मीडिया फ्रेंडली है, वो मीडिया को खोज करके बुला करके उनको बाइट देते हैं। लेकिन पिछले 2.5 महीनों से वो अपनी जो उनकी भूजा पार्टी तथा कथित रूप से जो कही जाती है उसके इर्द गिर्द ही अपनी पूरी जो राजनीति है और सब कुछ लेके घूम रहे हैं। इस बीच में एक बहुत बड़ी खबर हम बताने जा रहे हैं कि चर्चा ज़बरदस्त चल रही थी कि नीतीश कुमार विदेश जाएंगे, इलाज कराना है उनको, जाने से पहले ये करके जाएंगे, वो करके जाएंगे।
नीतीश कुमार ने स्थगित कर दिया अभी विदेश जाने का कार्यक्रम। अच्छा ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अच्छा, मतलब विदेश नहीं जा रहे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जो विदेश जाने वाले थे 15 अगस्त के बाद, उसको उन्होंने अभी तत्काल स्थगित कर दिया है। और अब इसके पीछे, स्थगित करने के पीछे ऐसा नहीं है कि डॉक्टर से अगर टाइम मांगे तो डॉक्टर इनको नहीं देगा। ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार जाने की स्थिति में नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि उस देश में जहाँ जाना है इनको वहाँ अराजक की स्थिति पैदा हो गई कि कैसे जाएंगे। सब कुछ ठीक ठाक है, नॉर्मल है। लेकिन नीतीश कुमार नहीं जा रहे हैं, उन्होंने अपना प्रोग्राम जो है स्टेंड कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ है, तो इसको लेकर के सबसे पहले उस 17 तारीख की हम चर्चा करें, जिसकी चर्चा आपने शुरुआत की है। जी 15 तारीख को झंडोत्तोलन के बाद नीतीश कुमार क्या बोलेंगे और नरेंद्र मोदी क्या बोलेंगे, और इस बीच में एक सबसे बड़ा जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है 4 राज्यों का चुनाव। जी उन 4 राज्यों को चुनाव को लेकर के नीतीश कुमार ने जब एनडीए में वापसी किए थे तब भी उन्होंने कहा था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ करा लिए जाए। बिहार में चुनाव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि अगर लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव हो जाता तो नीतीश कुमार बेहतर पोजीशन में होते और उनकी सीटें बढ़ती। अब तो स्थिति ये हो गई है कि नीतीश कुमार को 20 सीटों पर रोकने वाली बात भी हो रही है कि 20 से ज़्यादा नहीं आएगा। कितना लोग राजनीति छोड़ने की बात भी कर रहे हैं। खैर इन सब बातों से हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। 17 तारीख को जो नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से एक बड़ी बैठक बुलाई है, इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बैठक में देश भर से लोग होंगे ही, लेकिन बिहार को विशेष रूप से बुलाया गया है। बिहार में जो दोनों उप मुख्यमंत्री हैं वो होंगे, प्रदेश के अध्यक्ष होंगे, संगठन मंत्री होंगे, जो प्रदेश के प्रभारी हैं वो होंगे, और इन सब लोगों के साथ बैठक करेंगे। और इस बैठक में निश्चित रूप से चर्चा इस बात को लेकर के होगी जो नीतीश कुमार 15 तारीख को बोलेंगे। अब नीतीश कुमार 15 तारीख को क्या बोलेंगे अभी से हम आपको बता देते हैं। क्या बोलेंगे नीतीश कुमार का पूरा स्क्रिप्ट हम आपको बता देते क्या हैं, तैयार हुआ स्क्रिप्ट? बिल्कुल। और उस स्क्रिप्ट को आप सुनिएगा तो आपको भी अंदाजा हो जाएगा कि नीतीश कुमार करने वाले क्या हैं, क्योंकि उसके स्क्रिप्ट में ही बिहार सरकार और देश तीनों का भविष्य अटका हुआ है। अच्छा उनके बयान के बाद, उनके जो गांधी मैदान के प्राचीर से झंडोत्तोलन के बाद नीतीश कुमार जब भाषण देंगे तो उसमें उनका एंगल क्या रहता है। इसमें 2 एंगल नीतीश कुमार के पास है। नीतीश कुमार यदि परिवारवाद की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं, 2005 से पहले का बिहार की बात करते हैं, तो ये मान के चलिए कि नीतीश कुमार कहीं जाने वाले नहीं हैं और वो एनडीए के साथ ही रहेंगे। हो सकता है कि मेरी बात और ये सुन करके लोग नहीं हंसे भी और नीतीश कुमार अपना एंगल भी बदल लें। ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनको डिकोड कर दिए हैं, हम उनके प्लान को डिकोड कर दिए हैं, तो निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जब प्लान डिकोड हो जाता है तो प्लान बदल दिया जाता है। रिवर्स नहीं होता। आप फिल्म में नहीं देखे हैं कि जब होता है कि बदमाश सब कहता है कि हम इस रास्ते से जाएंगे मारने के लिए, और तब तक होता क्या है कि वो रास्ता बदल देता है पुलिस को चकमा देने के लिए। उसी तरह से नीतीश कुमार भी डिकोड हो गया अगर, तो वो प्लान बदल सकते हैं। पहली बात तो ये कि नीतीश कुमार अगर इस एंगल पे बात करते हैं जो लालू प्रसाद के, उनके परिवार से, उनके भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ हो, तो इसके मायने होते हैं कि वो एनडीए को छोड़कर कभी कहीं जाने वाले नहीं हैं। निश्चिंत रहिए, अभी सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, नॉर्मल रहेगा। यानी कि दिल्ली में उनकी बातचीत हो गई, और नीतीश कुमार का जैसे हम डिकोड किए हैं, तो आप समझिए ना, जो देश चला रहा है उसके पास नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। तो वो भी तो डिकोड में घूम रहा है, वो भी तो डिकोड कर रहा होगा। दूसरी तरफ अगर नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड वाली बात करें कि हमसे राय मशवरा नहीं हुआ था, बिना हमारे राय मशवरा के सब हो गया, देश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाने की ज़रूरत है, हम सांप्रदायिकता से कोई समझौता नहीं करेंगे, मुसलमानों के लिए हमने ये किया, मुसलमानों के लिए हमने वो किया, मुसलमानों के हमने ऐसा किया है, मुसलमानों के लिए हम ऐसा करने जा रहे हैं, दैट मीन्स कि नीतीश कुमार इज़ रेडी टू रन फाइट। निश्चित रूप से आप समझिए कि ऐसी स्थिति में जब सांप्रदायिकता की बात करेंगे, जब हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, तो आप मान के चलिए कि नीतीश कुमार ने मन बना लिया है कि वो एनडीए में अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं रहने वाले हैं जी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक ही रास्ते पर आप घेर सकते हैं, और वो है सांप्रदायिकता।
ये एंगल कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने 17 तारीख को इसीलिए रखा है कि 15 तारीख को नीतीश कुमार क्या कहते हैं। अब इसके आगे चलिए आप, 4 राज्यों में चुनाव होने हैं और 4 राज्यों में ऑटोमेटिकली आप समझते हैं जब चुनाव लड़ना हो और आप सत्ता में हो, आप क्लास में हमेशा फर्स्ट आते रहे हो, परीक्षा आ जाए, आपकी तैयारी थोड़ी कमज़ोर हो तो आपको टेंशन तो होगा ना, या आप पूरी तरह से फोकस किए हुए हैं परीक्षा के लिए और तब तक पिताजी कहे कि नहीं बउआ नानी का तबीयत खराब है, जरा सा चल जाओ और नानी का तनी देखभाल कर दो, तो आपको टेंशन होगा ही ना। अब 4 राज्यों में पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फोकस है और वहाँ अगर बिहार एक बड़ा झमेला खड़ा कर दे, अगर नीतीश कुमार अड़ जाएँ, बाल हट कर लें कि नहीं चुनाव करेबे कीजिए, तो एक राज्य तो और बढ़ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थिति थोड़ा नॉर्मल हो जाएगी। तो नॉर्मल क्या, पूरी तरह से वो गड़बड़ा जाएगी, उसका सारा बैलेंस जो है गड़बड़ा जाएगा। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि वो ऐसा नहीं भी होता है तो 4 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहता है, इस पर सारा फोकस टिका रहेगा। और नीतीश कुमार के साथ साथ वो पूरा का पूरा, आपको याद होगा कि मैंने पहले भी खबरों में बताया है कि वो पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक जो है, वो इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर के इस चुनाव में खुद लड़े चाहे नहीं लड़े, जो लड़ रहा है उसको सपोर्ट करेगा। यही प्लान नीतीश कुमार ने बनाया था कि इंडिया ब्लॉक का एक उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के एक उम्मीदवार के विरुद्ध खड़ा होगा और सभी मिलकर के उसका सपोर्ट करेंगे। अब ऐसी स्थिति में ये अपनाया जा सकता है। इन सारी बातों के साथ कुछ और बातें हैं जिसको लेकर के एक बात और सामने नजर आ रही है कि इस पूरी कहानी में जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं उसमें अगर आप वर्तमान परिस्थिति को देखें और लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखें तो आप अगर हरियाणा की बात करते हैं जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, 2 टर्म से सरकार है, वहां लोकसभा चुनाव में 10 में से 5 सीटें मात्र आई हैं, यानी कि आधे पर आकर के अटक गई है, टिक गई है। दैट मीन्स कि हरियाणा में बहुत अच्छी पोजीशन में भारतीय जनता पार्टी नहीं है। और वहाँ आप जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार पहले भी जा चुके हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को लेकर के तेजस्वी यादव गए थे और केसी त्यागी इसी हरियाणा में चौटाला के फंक्शन में वो गए थे। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हरियाणा में कहीं ना कहीं कमज़ोर हुई है। तो बात जम्मू कश्मीर की जब करने आप चलते हैं तो जम्मू कश्मीर में पहली बार धारा 370 के बाद चुनाव हो रहा है। जी। ये भी एक बड़ी बात है और यहाँ भी आजमाना है आपको। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। इन 48 सीटों में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें मात्र 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी को आई है, 18 सीटों का नुकसान हुआ है। ये वो महाराष्ट्र है जिस महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का सबसे मजबूत साथी उद्धव ठाकरे यानी शिवसेना था, जिस शिवसेना को कई खंड में छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। और नीतीश कुमार का फोकस वही है कि कहीं ऐसा न कि हमरा ललन बाबू के ने उन्हें छटका दे। ललन जी आगे आइए। अब ऐसा स्थिति में आप समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से जहां कमजोर हुई है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र एक बड़ा टीस दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, बहुत बड़ा टिस्ट दे रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे और उनकी टीम कांग्रेस के साथ साथ बहुत मजबूत हुई है। यहाँ पर आप शिवसेना अगर शिंदे की बात करें उनको 7 सीट यानी 17 सीट टोटल आई है, 18 सीट का आपका लॉस हुआ है। एनसीपी जो है वो जो शरद यादव के भतीजा है शिंदे, हाँ उनके भतीजा जो हैं वो अजीत पवार को 1 सीट आई है। अब यहाँ कांग्रेस 13 सीट लेकर के सबसे टॉप पे जा रही है, तो 9 सीट शिवसेना उद्धव ठाकरे को आई है और 7 सीट एनसीपी शरद ने लिया है। यहाँ आपका अपर हैंड हो जाता है उनका इंडिया गठबंधन का। इसके अलावे आप झारखंड में भी बात कीजिए तो झारखंड में भी जो 14 सीटें हैं उसमें से 8 सीटें जीत करके आई है, 3 सीटों का नुकसान हुआ है। अगर आजसू को मिला लिया जाए तो 1 सीट आजसू को आया है, लेकिन 5 सीटें झटकने में कामयाब हो गई है जेएमएम और कांग्रेस। लेकिन इससे भी बड़ी बात हम आपको बता रहे हैं, उपचुनाव हुए हैं 7 राज्यों के 12 सीटों पे उपचुनाव हुए हैं, जिसमें 10 सीटों पे इंडिया गठबंधन जीता है और 2 सीटों पे एनडीए गठबंधन की जीत हुई है। यानी इंडिया ब्लॉक यहाँ पर अपर हैंड लेके चल रहा है, यानी माहौल बदल रहा है।
अब इसके बाद आपको बताते हैं कि एक संभावना ये भी बताई जा रही है कि नीतीश कुमार इस खेमे उस खेमे में जाने से पहले एक ऐसा काम भी कर सकते हैं कि अभी तैयारी कर रहे हैं प्रशांत किशोर पार्टी बनाने का, अक्टूबर में पार्टी बनाएंगे। अगर दिसंबर में चुनाव हो जाए तो क्या कर पाएंगे? सब लोग तैयारी कर रहा है 4 राज्यों में चुनाव का, अचानक से बिहार में चुनाव हो जाए तो अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? बिल्कुल। नीतीश तो हमेशा तैयार हैं और उधर से तेजस्वी यादव भी पूरी तरह से तैयार हैं और कांग्रेस भी उसका इंतजार कर रही है। इस बदली हुई परिस्थिति में एक बात आप सीधी तौर पे समझ लीजिए कि 17 अगस्त को मोदी की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। इधर 72 घंटे की बात भी हम बता रहे हैं और इन मीटिंग्स के बीच में नीतीश कुमार की चुप्पी सबसे जब नीतीश कुमार चुप हुए हैं तब कोई बड़ा राजनीतिक सुनामी आया है। चाहे वो जिस साल की भी आप बात कर लें, जिस चुनाव की भी बात कर लें, अगर नीतीश कुमार चुप तो समझिए कि बिहार की राजनीति में कोई बड़ा भूचाल आने वाला है। ये समुद्र की शांत होने तक जैसा है। समुद्र जब शांत हो जाए बहुत ज़्यादा तो समझिए कि तूफान आएगा। वही बिहार की राजनीति में और ये सब कुछ होने लगा है। आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं और इन आंकड़ों के साथ साथ ये बातें तो तय मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो इंडिया ब्लॉक में रहते हुए, इंडिया ब्लॉक के गठन के समय में जो फार्मूला बनाया था कि बिहार की 40 सीटें, यूपी की 80 सीटें, पश्चिम बंगाल की 42 सीटें, इसके बाद महाराष्ट्र की 48 सीटें, 14 सीटें झारखंड की, ये सब मिलाकर के यदि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध हम चुनाव लड़ते हैं तो हम बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और ये देखने को मिला। सिर्फ बिहार, जहाँ नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, वहाँ का रिजल्ट नीतीश कुमार के कारण बदल गया। अगर नीतीश की 12 सीटें उसमें से घटा दें तो 10-22 सीटें होता है, यानी कि 50% भी नहीं ला पाई है एनडीए गठबंधन। दैट मीन्स कि यहाँ भी नीतीश कुमार का फंडा जो था, नीतीश कुमार का जो प्लान था वो सक्सेस रहा है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा ही क्या हुआ। आप महाराष्ट्र में आपको हम बता ही दिए जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ स्थिति क्या। झारखंड में आप देख ही लिए और पश्चिम बंगाल में तो ममता बनर्जी ने अपना रिकॉर्ड दिखाई दिया। तो ऐसी स्थिति में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर हुए हैं और 32 सीटें जो कम हो रही है, साउथ ने इस बार, हम पहले चुनाव में बताए थे कि इस बार हिंदी बेल्ट नहीं, दक्षिणी बेल्ट जो है वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करेगा और हुआ भी ऐसा है। तो ऐसी स्थिति में मध्य भारत और दक्षिणी भारत ने जो सपोर्ट किया है उसके आधार पर 240 तक भी आप पहुंचे। लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या आपके साथ ये है कि आप 32 सीट का जुगाड़ में लगे हुए हैं। अभी आपके पास 32 सीट नज़र आ रहा है, लेकिन 2022 में नीतीश कुमार जब आपसे बाहर हो गए थे तो 16 सीटें भी बाहर हो गई थी। तो क्या एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और इस 17 तारीख को इमरजेंसी मीटिंग की भीतर कहीं ना कहीं वो प्लान है क्या जो 2025 नहीं 2024 में ही खलबट्टा करने का तैयारी कर रहा है? देखिए, ये चर्चा चल रहा है देश में। राजनीतिक रूप से देखा जाए तो नरेंद्र मोदी अपना पूरा ताकत, पूरा तंत्र बिहार में छोड़ दिए हैं और एक एक बातों की जानकारी नरेंद्र मोदी को बिहार से कौन पहुंचा रहा है। नरेंद्र मोदी ने सब कुछ भांप लिया है और भांपते हुए खेल करने वालों का क्या खेल भंडोल करेंगे, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। 72 घंटे की राजनीति बिहार की बड़ा ही चर्चा वाला होने वाला है और बहुत कुछ बदलेगा, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। फिलहाल चर्चा गर्म में आज के लिए इतना ही, लेकिन आज दिन भर भारत लाइव पर चर्चाएं गर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।